नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, मैं श्री जैन मेहता हाई स्कूल से रावल जागृति बहन। आज मैं 10वीं कक्षा के हिंदी में जो 8वां पाठ है सुधा मूर्ति, वो आपको पढ़ाने वाली हूँ। मुझे आशा है आप सब अपने पाठ्य पुस्तक में अच्छी तरह से ध्यान से पढ़ेंगे। पाठ है 8वां सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति नाम सुनते ही हमें एक ऐसी भारतीय महिला का ख्याल आता है कि जिन्होंने समाज सुधार, विज्ञान, लेखन आदि आदि ऐसे कितने कार्य हैं जो उन्होंने किए हैं। तो आज हम सुधा मूर्ति के बारे में पढ़ेंगे। यह पाठ संकलन द्वारा तैयार किया गया है। सुधा मूर्ति का जन्म 19 अगस्त 1950 में कर्नाटक के शिगांव में हुआ था। सुधा मूर्ति महिलाओं के लिए प्रेरणा मूर्ति महिलाओं के लिए उन्होंने इतना किया है और महिलाओं को इतनी प्रेरणा दी है कि आज कई महिलाएं उनसे प्रेरणा लेकर आगे बढ़ती हैं। इस पाठ में सुधा मूर्ति ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि स्त्रियों के लिए कोई कार्य असंभव नहीं। हम जानते हैं हमारे देश में अगर हम इतिहास में चले जाए तो रज़िया बेगम, जिन्होंने कितने सालों तक राज्य किया था, फिर वहाँ से हम अगर आगे देखें तो अहिल्याबाई जैसी महिलाओं ने भी राज्य संभाला था। उसके बाद शिवाजी की माँ जीजाबाई है, उन्होंने भी अपने राज्य में अच्छा स्थान प्राप्त किया है। तो इतिहास से लेकर आज तक वर्तमान समय तक इंदिरा गांधी हमारे देश की प्रथम स्त्री प्रधानमंत्री, आज तो हम गिन नहीं सकते, इतनी महिलाओं ने समाज में इतने काम, कोई स्थान हमारे देश में या विदेश में ऐसा नहीं है जहाँ महिला नहीं है। तो ये सब प्रेरणा से आगे बढ़ते हैं। तो हमें सुधा मूर्ति से यही प्रेरणा मिलती है कि महिलाओं के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। उन्होंने इंजीनियर के रूप में कार्य किया, बाद में संशोधन तकनीकी क्षेत्र में, चिकित्सा, लेखन के क्षेत्र में भी बड़ा योगदान दिया। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में भी सुधा मूर्ति का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज कई स्त्रियां उनसे प्रेरणा लेकर आगे बढ़ती हैं। इस पाठ में स्त्रियों के लिए कार्य क्षेत्रों की कोई सीमा नहीं। हम देखते हैं कि आज छोटी से लेकर बड़े तक ऐसा कोई कार्य नहीं वह जहाँ महिला नहीं है। आप सबको मालूम है कि शिक्षा क्षेत्र हो, विज्ञान हो, जो भी ऐसी चिकित्सा हो, ऐसे कई कार्यों में महिला आज आगे है। तो महिलाओं के लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं होती था, वे हर कार्य में कुशलता प्राप्त कर सकती। राजनीति में भी हम देखते हैं कि प्रतिभा बहन पाटिल हमारे देश में जो प्रथम राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त हुई थी। इस बात पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। इस कृति का यह संदेश है कि जाति और लिंग के बीच कोई भेदभाव न रखा जाए। अब हम आगे बढ़ते हैं। अप्रैल 1974 की बात है। बेंगलुरु में गर्मी पड़ने लगी थी। हम जानते हैं कि मई और अप्रैल में गर्मी की ऋतु है, इसलिए भारतीय विज्ञान संस्था के परिसर शब्द का अर्थ होता है आंगन, वहाँ की आसपास की जो भूमि होती है वह। तो उसके परिसर में बड़े बड़े लाल वृक्षों से, फूलों से लदे हुए गुलमोहर झूम रहे थे। गुलमोहर एक ऐसा वृक्ष है जो गर्मी की ऋतु में फलता है, फूलता है। बाकी सभी वृक्ष ऐसे होते हैं जिसके पर्ण है वो पीले पड़ जाते हैं, गिर जाते हैं, लेकिन एक गुलमोहर ऐसा वृक्ष है जो गर्मी की ऋतु में भी लाल लाल उसमें फूल आते हैं। तो भारतीय विज्ञान संस्था के परिसर में गुलमोहर के बड़े बड़े वृक्ष लाल रंग का फूलों से चुम रहे थे। कंप्यूटर विज्ञान की कक्षा समाप्त कर एक छात्रा हॉस्टल की ओर जा रही थी। उनकी दृष्टि नोटिस बोर्ड पर, हम देखते हैं कि नोटिस बोर्ड पर जो जाहिरात होती है, विज्ञापन होता है, वो रखा जाता है। तो उनकी दृष्टि नोटिस बोर्ड पर लगे एक विज्ञापन पर पड़ी। विज्ञापन शब्द का अर्थ होता है, जिसे हम गुजराती में આપણે કહીએ તો જાહેરાત આપવી। કોઈ પણ નોકરી માટે નીચે જાહેરાત છે, ઉસે હિન્દી में क्या कहते हैं? विज्ञापन।
तो ऐसा विज्ञापन पर उसकी नज़र पड़ी। यह विज्ञापन प्रसिद्ध ऑटोमोबाइल की कंपनी टेल्को कंपनी की ओर से नौकरी के इच्छुकों के लिए थी। जिन्हें नौकरी चाहिए उनके लिए यह विज्ञापन था। कंपनी को योग्य और परिश्रमी इंजीनियरों की आवश्यकता थी। हम देखते हैं कि भाई कंपनी जो अच्छा कार्य कर सके उसे ही लेते हैं। कोई अगर उसके अंक अच्छे हैं लेकिन उसको कुछ आता नहीं, ऐसे लोगों को कोई ज़रूरत नहीं। तो इंजीनियर परिश्रमी मेहनती इंजीनियर की आवश्यकता है, ऐसा विज्ञापन वहाँ पर लिखा था। चौंकाने वाली बात तो थी कि छोटे अक्षरों में लिखी अंतिम पंक्ति जो थी वही इस लड़की को चौंका दिया। क्या थी वो पंक्ति? इसमें लिखा था, महिला उम्मीदवार आवेदन न भेजे। आवेदन शब्द का अर्थ होता है अर्जी। नौकरी के लिए जो अर्जी की जाती है उसे क्या कहते हैं? आवेदन। क्या लिखा था? महिला उम्मीदवार आवेदन न भेजे। स्वाभाविक है कि लड़की बड़ी मेधावी थी। उसने सोचा कि ऐसा क्यों महिलाओं के लिए वहाँ कोई जगह नहीं है। उसने एक बार नहीं 2 बार पढ़ा, एक बार नहीं 2 बार वो विज्ञापन पढ़ा। हाँ, यही तो लिखा था। उसे नौकरी की कोई आवश्यकता नहीं थी। इस लड़की को नौकरी की कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि वो आगे पढ़ना चाहती थी। तो लेकिन उसके मन में ये बात खटक गई। कौन सी बात? आप सब जानते हैं कौन सी बात? कि महिला उम्मीदवार आवेदन न भेजे। यह बात उसके मन में खटक गई। उसने एक बार नहीं 2 बार पढ़ा। हाँ, यही लिखा था। उसे नौकरी की आवश्यकता नहीं क्योंकि वो विदेश में स्नातकोत्तर परीक्षा के बाद रिसर्च की डिग्री के लिए छात्रवृत्ति मिलने की उसे पेशकश हो चुकी थी। वह विदेश जाकर आगे की पढ़ाई करना चाहती थी। स्नातकोत्तर का मतलब होता है स्नातक के पढ़ाई के बाद की जो पढ़ाई है वो पढ़ने के लिए वो विदेश जाने वाली थी। लेकिन उसके मन में ये बात उसे रास नहीं आई। कौन सी बात? कि महिला उम्मीदवार है वो उसमें आवेदन न करे। इसलिए क्योंकि उसे तो छात्रवृत्ति आगे पढ़ाई के लिए विदेश में जो अच्छी मेधावी लड़की होती है या कोई छात्र होता है उसे पढ़ने के लिए सरकार की ओर से छात्रवृत्ति दी जाती है। तो उसे पेशकश हो चुकी थी। वह स्वयं भी विदेश जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहती थी। परंतु यह भेदभाव स्त्री पुरुषों में इतनी असमानता, उसे ये बात पची नहीं, हजम न हुई कि ये बात तो कितनी गलत है कि भाई लड़कों और लड़कियों में इतना अंतर, क्यों लड़कियां वहाँ आवेदन नहीं कर सकती। ये बात उसे अच्छी नहीं लगी। वह अपनी कक्षा में हमेशा प्रथम आती थी और कंप्यूटर विज्ञान की कक्षा में पुरुष सहपाठी उसके साथ जो पुरुष पढ़ते थे उसमें वो अकेली लड़की थी। योग्य थी, परिश्रमी थी। नहीं, उसे तो कुछ करना ही होगा। उसने सोचा कि ये तो नहीं चलेगा भाई, लड़कियों को क्या महिलाओं आवेदन पत्र न भेज सके, ये बात उसे अच्छी नहीं लगी। इस भेदभाव को सहना उसके बस की बात तो नहीं थी। उसे लगा नहीं, ये तो अच्छी बात नहीं है, ऐसा भेदभाव थोड़ा चलेगा। वह इसका विरोध करेगी और डट कर विरोध करेगी। उसने तय किया कि नहीं, मैं तो इसका विरोध करना सही बात है। हम भी जानते हैं कि पहले ज़माने में ऐसा था, स्त्री पुरुषों में ऐसा भेदभाव किया जाता, लेकिन आज के ज़माने में हम देखते हैं कि ऐसा कोई भेदभाव नहीं है, लड़का और लड़की एक समान है। तो उस लड़की ने सोचा मैं तो उसका डट कर उसका विरोध करूँगी। उसने अपनी डायरी में आवश्यक सूचनाएं लिखी और तेजी से हॉस्टल की ओर चलती। वो हॉस्टल में रहकर पढ़ती थी। उसने निश्चय किया कि वह टेल्को कंपनी के सर्वोच्च अधिकारी को सूचित करेगी कि उनकी कंपनी इस प्रकार का अन्याय नहीं कर सकती। उसे उस सर्वोच्च अधिकारी का नाम मालूम तो नहीं था, केवल इतना पता था कि टाटा समूह के प्रमुख JRD टाटा जो कंपनी है उसके जो प्रमुख है JRD टाटा का पूरा नाम है जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा, जो हमारे देश की बहुत एक टाटा कंपनी है, हमारे देश की एक अच्छी कंपनी है। तो वो उसके प्रमुख थे। उसे वो लिखेगी। उसने एक पोस्ट कार्ड लिया। पोस्ट कार्ड आज तो हम देखते हैं विद्यार्थी मित्रों कि पोस्ट कार्ड तो सब, शायद आपको तो पोस्ट कार्ड के बारे में मालूम नहीं होगा क्योंकि पहले के ज़माने में पत्र व्यवहार का जो एक माध्यम था वो पोस्ट कार्ड था। तो उसने एक पोस्ट कार्ड लिया और JRD टाटा को संबोधित करते हुए उसने क्या लिखा, देखो,
आपने भारत में लोहा, इस्पात, रासायनिक पदार्थ, कपड़ा, मशीन के बड़े बड़े उद्योग लगाए हैं। भारतीय विज्ञान संस्था की स्थापना में बढ़ चढ़कर आपका योगदान है। सौभाग्य से मैं उसी संस्थान में पढ़ रही हूँ। मैं हैरान हूँ कि टेल्को जैसी कंपनी स्त्री पुरुष के बीच ऐसा भेदभाव कैसे कर सकती है। उसने JRD टाटा को एक पत्र लिखा कि आप तो हमारे देश के बहुत ही जाने माने उद्योगपति है, आपने हमारे देश में कई योगदान दिए हैं, लेकिन आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? स्त्री और पुरुष के बीच इतना भेदभाव आप कैसे कर सकते हैं? आप जैसे महान व्यक्ति। उसने इस प्रकार से JRD टाटा को एक पोस्ट कार्ड लिखा। 10 ही दिन में कंपनी ने उसे तार भेजा। कंपनी के खर्चे पर पुणे शहर में साक्षात्कार के लिए उपस्थित हो। इस पोस्ट कार्ड के भेजने के 10 दिन बाद सुधा मूर्ति जी को एक तार आया और टेल्को कंपनी की ओर से अपने कंपनी के खर्चे से उसे पुणे शहर में साक्षात्कार शब्द का अर्थ होता है इंटरव्यू, यानी कि मुलाकात। नौकरी के लिए जो मुलाकात होती है, साक्षात्कार होता है, उसके लिए उसे उपस्थित होने के लिए उसे एक तार भेजा गया। आवश्यक तैयारी के साथ वह लड़की पुणे पहुंची। उसने सब तैयारी कर ली और वो पुणे शहर पहुंची। महाराष्ट्र का एक शहर है पुणे, वो वहाँ पहुंची और साक्षात्कार आरंभ हुआ। उसका जो इंटरव्यू है उसकी शुरुआत हुई, आरंभ हुआ। काफ़ी तकनीकी प्रश्न पूछे गए। तकनीकी के बारे में कितने सारे प्रश्न उस लड़की को पूछे गए, जिससे वह सही उत्तर, जो भी प्रश्न उससे पूछा गया उसका सही उत्तर उस लड़की ने दिया। कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं था जो इस लड़की को नहीं आता। सभी अच्छी तरह से उसने प्रश्नों के उत्तर दिए। तभी एक बुजुर्ग सज्जन ने स्नेहमयी वाणी से कहा, तुम जानती हो कि हमने महिला उम्मीदवार आवेदन न भेजे। क्यों लिखा था? क्योंकि यहाँ फैक्ट्री के मुख्य कार्यस्थल पर किसी महिला की नियुक्ति नहीं हुई। एक सज्जन पुरुष ने उसे कहा, इस लड़की को, कि हमारे यहाँ जो कंपनी का जो मुख्य कार्यस्थल है वहाँ हम किसी महिला को नियुक्त नहीं कर सकते, इसीलिए हमने आपसे मना किया था, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। तुम्हारी जैसी मेधावी लड़की को अनुसंधानशालाओं में जाकर कार्य करना चाहिए। तुम तो बहुत बुद्धिशाली हो, तुम्हारी जैसी लड़की को तो आगे बढ़ना चाहिए, आगे की पढ़ाई करना चाहिए, लेकिन इस कंपनी में हम महिला को नहीं लेते। तो उस लड़की ने बीच में कहा, लेकिन हमें कहीं से शुरुआत तो करनी होगी। अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो कभी कोई महिला आगे ही नहीं बढ़ पाएंगी। नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, शुरुआत तो करनी होगी, नहीं तो कभी कोई महिला आपकी फैक्ट्री में कार्य नहीं कर पाएंगी। उसने दृढ़ता के साथ कहा, बिल्कुल डरे बिना निर्भयता के साथ उस लड़की ने कहा, नहीं, किसी न किसी को तो शुरुआत करनी ही पड़ेगी, क्यों ना वो शुरुआत मुझसे ही क्यों ना हो। एक लंबे साक्षात्कार के बाद, उसका इंटरव्यू है वो लंबा चला, और साक्षात्कार के बाद अंत में उस वृद्ध सज्जन ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, यह शुरुआत तुमसे ही की जाती है, बधाई हो। देखो, सुधा मूर्ति ने हार नहीं मानी। मैं भी आपसे कहती हूँ कि कभी भी आपके साथ अन्याय हो, इस प्रकार से भेदभाव हो, तो छात्रों कभी हार नहीं माननी चाहिए, मुकाबला करना चाहिए, तभी आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, जो हमें प्रेरणा सुधा मूर्ति जी से मिलती है। तो इस प्रकार से सुधा मूर्ति जी को, उस लड़की को, पहली वो महिला थी जिसने इस प्रकार टेल्को कंपनी में नियुक्त किया गया इंजीनियर के पद पर। तो इस प्रकार से उस सज्जन ने खुद उसे बधाई दी। टेल्को वर्तमान समय में उसका नाम टाटा कंपनी है, उस जमाने में उसका नाम था टेल्को। तो टेल्को यानी कि टाटा के इंजीनियर पद पर नियुक्त वह प्रथम महिला इंजीनियर थी। देखो, वो प्रथम महिला इंजीनियर थी। अब तक किसी महिला ने इस प्रकार का कार्य नहीं किया था। सुधा कुलकर्णी, उसका नाम क्या था? सुधा कुलकर्णी। हमारा जो पाठ का शीर्षक है सुधा मूर्ति। तो आपको लगा कि भाई सुधा कुलकर्णी, सुधा मूर्ति कैसे बनी? तो हम आगे बढ़ते हैं छात्रों।
सुधा कुलकर्णी का विवाह टेल्को में ही कार्यरत श्री नारायण मूर्ति के साथ हुआ था। देखो, सुधा मूर्ति टेल्को कंपनी में इंजीनियर के पद पर नियुक्त हुई। वहाँ नारायण मूर्ति नामक व्यक्ति, वो भी वहाँ टेल्को कंपनी में कार्यरत थे, उनके साथ उसका विवाह हुआ। उसके बाद उसका नाम पड़ा सुधा मूर्ति। 8 वर्ष तक टेल्को को अपनी सेवाएं देने के बाद सन 1982 में उन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया। 8 साल टेल्को कंपनी में काम किया सुधा मूर्ति जी ने, अपना योगदान दिया, और 8 साल के बाद त्याग पत्र, जिन्हें गुजराती में આપણે રાજીનામું, પદ ઉપરથી રાજીનામું આપવું, तो उन्होंने त्याग पत्र दिया, अपने त्याग से वो चली गई। त्याग पत्र दे दिया और बेंगलुरु में अपने पति श्री नारायण मूर्ति के साथ इन्फोसिस कंपनी खोली। उसने अपनी खुद की कंपनी अपने पति के साथ खोली। देखो कितनी प्रभावशाली थी वो व्यक्ति, जिन्होंने और अपने पति नारायण मूर्ति के साथ रहकर उन्होंने अपनी खुद की इन्फोसिस नाम की एक कंपनी खोली। दोनों की मेहनत और लगन से इन्फोसिस ने दिन दूनी रात चौगुनी, यह एक कहावत है जिसका अर्थ होता है बहुत तेजी से आगे बढ़ना। तो ये इन्फोसिस कंपनी पति पत्नी दोनों की, दंपति की वजह से इतनी आगे बढ़ी, दिन दूनी रात चौगुनी, तेजी से आगे बढ़ी और कंपनी ने बड़ा नाम किया। सुधा मूर्ति 1996 में इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन बनी। देखो कहाँ से शुरुआत हुई थी उसकी, एक इंजीनियर पद से कंपनी की चेयरपर्सन बनी। इस फाउंडेशन के माध्यम से वे सामाजिक विकास के अनेक कार्य कर रही थी। उन्होंने समाज सुधार के भी कई कार्य किए। उन्होंने कर्नाटक राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में एक एक कंप्यूटर और लाइब्रेरी की योजना बनाई और उसे कार्यरत किया। देखो उन्होंने कर्नाटक, क्योंकि वहाँ कर्नाटक में उसका जन्म हुआ था और अपने वतन के प्रति उसे काफ़ी लगाव था, इसलिए उन्होंने कर्नाटक राज्य के सभी जो सरकारी स्कूल है उसमें एक एक कंप्यूटर और लाइब्रेरी, पुस्तकालय, वो भी उसने बनाई, योजना बनाई और उस योजना को उसने कार्यरत भी किया। सुधा मूर्ति ने स्वयं को अब पूर्ण रूप से समाज सुधार में समर्पित कर दिया। देखो उन्होंने खुद के लिए नहीं लेकिन दूसरों के लिए पुस्तकालय, स्कूल में कंप्यूटर, सभी छात्रों के लिए उन्होंने अपने जीवन में अपना संपूर्ण जीवन अब तो सुधा मूर्ति जी ने समाज सुधार के लिए उसको योगदान दे दिया। बेल्लारी, बीजापुर, हुबली आदि के अस्पतालों में उच्च तकनीकी चिकित्सा उपकरण उपलब्ध करवाए। अस्पतालों में जो उपकरण, साधन जिसे हम कहते हैं, वो नहीं थे, क्योंकि उनकी वजह से कभी दरिद्र लोगों को, गरीब लोगों को अमुक सेवाएं नहीं मिलती, तो चिकित्सा के लिए उन्होंने ऐसे साधन उपकरण भी उपलब्ध करवाए। कांची में कैंसर अस्पताल, औरंगाबाद, बेल्लारी, गुलमर्ग, पट्टुमडाई, बेंगलुरु आदि में चिकित्सा सहाय तथा उस्मानाबाद जिला उड़ीसा में, कालाहांडी और आंध्र प्रदेश में सूखा पीड़ित क्षेत्र में राहत कार्य करवाए। देखो कितना अच्छा कार्य किया है सुधा मूर्ति जी ने। सचमुच महिलाओं के लिए सुधा मूर्ति सचमुच एक प्रेरणा मूर्ति है। सूखा पीड़ित प्रदेश, सूखा पीड़ित जिसे हम अकाल कहते हैं, दुष्काल, वहाँ ऐसे जो जगह है वहाँ पे उन्होंने अपनी सेवाएं दी है। तो कोई कार्य ऐसा नहीं है जहाँ सुधा मूर्ति ने अपना योगदान न दिया हो। उनके अथक प्रयास से कर्नाटक से के 800 से अधिक गांवों में कंप्यूटर शिक्षा पर उन्होंने 1 करोड़ रुपया लगाया था। देखो उन्होंने अथक, बिना अथक के वो आगे बढ़ती ही जा रही थी। कर्नाटक के 800 से अधिक गांव, देखो जो छोटे छोटे गांव है उसमें अमुक सुविधाएं नहीं होती, तो सुधा मूर्ति जी ने कंप्यूटर शिक्षा, तो आज के ज़माने में कंप्यूटर के बिना तो कोई कार्य चलता ही नहीं, हम सब जानते हैं, तो उन्होंने उस जमाने में 1 करोड़ रुपया लगाया था। और 3000 से अधिक पुस्तकालय का होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि पुस्तक हमारे सच्चे मित्र होते हैं, इसीलिए तो 3000 से अधिक पुस्तकालय खोले गए। उन्होंने गरीब बच्चों को सहायता दी, क्योंकि गरीबों को ही सबसे ज़्यादा सहाय की आवश्यकता होती है। बिना सहाय के
कभी कभी ऐसा होता है कि किसी बच्चे में टैलेंट होती है और वो आगे नहीं बढ़ पाता, तो सुधा मूर्ति जी ने वो भी कर दिखाया। उन्होंने गरीब बच्चों को सहायता दी, स्कूलों की इमारतों का भी उन्होंने निर्माण किया, जहाँ पर स्कूलें नहीं थी वहाँ स्कूलें बनवाई। तो इस प्रकार से सुधा मूर्ति जी का योगदान हम जितना कहें उतना कम है, उन्होंने बहुत ही योगदान दिया है। तो इस प्रकार से उन्होंने स्कूलें बनवाई और गाँवों में सहायता दी, गरीब बच्चों को सहायता दी, इमारतें बनवाई, अधिकतम अंक लाने वाले बच्चों को छात्रवृत्ति दी और गाँवों में लगभग 300 कंप्यूटर का वितरित किए गए। जो बच्चे अधिक अंक, प्रथम अंक से उत्तीर्ण होते थे, ऐसे बच्चों को भी उन्होंने छात्रवृत्ति, शिष्यवृत्ति उन्होंने दी। तो और 300 से भी अधिक कंप्यूटर का वितरण भी उन्होंने वितरित किया। अब सुधा मूर्ति सिर्फ एक समाज सुधार नहीं, एक इंजीनियर नहीं, लेकिन उनमें बहुमुखी प्रतिभा थी। वो बहुमुखी प्रतिभा की धनी थी। कितनी प्रतिभाएं उसमें थी। 13 पुस्तकों की लेखिका, देखो उन्होंने 13 तो उन्होंने पुस्तक लिखे हैं। लेखिका सुधा मूर्ति को अनेक कार्यों के लिए अनेक पुरस्कार दिए गए। आपको शायद भी ये प्रश्न भी पूछे जाए कि सुधा मूर्ति को कौन कौन से पुरस्कार प्राप्त हुए थे। तो यहाँ से ये शुरू होता है कि जिनमें से प्रमुख है कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार, ओजस्विनी पुरस्कार, मिलेनियम महिला शिरोमणि पुरस्कार, विमेन ऑफ द ईयर 2002, FM रेडियो द्वारा राज्य लक्ष्मी पुरस्कार आदि पुरस्कारों से सुधा मूर्ति जी को सम्मानित किया गया। और हम जानते हैं उनकी जो सेवाएं हैं उससे ये पुरस्कार तो उनके लिए कम है। हम जितना उसे पुरस्कार दें, जितना उसे सम्मानित करें वो सब कम है, क्योंकि उनके पास ऐसी बहुमुखी प्रतिभा थी। तो इतने तो उन्हें पुरस्कार प्राप्त हुए। सुधा मूर्ति ने अपनी उपलब्धियों के लिए महिलाओं का मार्ग प्रशस्त किया है। महिलाओं के लिए वो प्रेरणादायी है। कई ऐसी महिला है जिन्होंने सुधा मूर्ति जी से प्रेरणा लेकर अपने जीवन का मार्ग चुना है कि हम भी कुछ कर सकते हैं। महिलाएं आज बेचारी अबला नहीं रह गई, वो सबला बन गई है। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जहाँ महिला न हो। आज इंजीनियर महाविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों में से 50% संख्या लड़कियों की है। देखो ये प्रेरणा किससे मिली? सुधा मूर्ति जी से, ऐसी सशक्त महिला से प्रेरणा मिली। 50%, आधे हिस्से में आज महिला कार्यरत है। देखो लड़कों के साथ बराबर कंधे से कंधा मिलाकर वो आगे बढ़ रही है। अनेक उद्योगों में मशीनों के बीच लड़कियां कुशलता के साथ कार्य करती। कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां महिला आज कार्य नहीं कर रही है? सभी जगह महिला है। तो और होना भी चाहिए। लिंग भेद, ऐसा जाति भाति का जो भेदभाव है वो हमारे देश में पहले था, लेकिन अब धीरे धीरे हम भी आगे बढ़ते जा रहे हैं और ये जो भेद, लिंग भेद है वो हमारे देश में भी आज कम हो रहा है। तो कोई क्षेत्र ऐसा नहीं जहाँ महिला नहीं। विज्ञान हो, राजनीति हो, इतिहास हो, लेखन कार्य हो, टेक्नोलॉजी हो, सभी जगह पर आज महिलाएं आगे बढ़ती जा रही हैं। जिस मार्ग पर चलकर सुधा मूर्ति ने अपनी प्रतिभा, लगन, परिश्रम से सफलता की ऊंचाइयों को छुआ, उस मार्ग पर नई पीढ़ी को आगे बढ़ता देखकर वे खुशी से फूली नहीं समाती थी। खुशी से फूला नहीं समाना वो एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है बहुत प्रसन्न होना। आज भी सुधा मूर्ति ऐसी लड़कियां, महिलाएं जब आगे बढ़ती है तो आज भी उसे बहुत आनंद मिलता है कि उन्होंने जो मार्ग चुना था उस मार्ग पर वो भी आगे बढ़ रही है। महिलाओं की सफलता पर वे कह उठती, हमारा मार्ग कठिन अवश्य है किंतु चलना जरूरी है। उन्होंने अंत में क्या कहा कि महिलाओं का मार्ग कठिन जरूर है लेकिन चलना जरूरी है। हम जानते हैं कि महिलाओं के लिए आगे बढ़ना, आज भी हमारे समाज में कई लोग ऐसे होते हैं जो महिलाओं को आगे बढ़ने से रोकते हैं। इसलिए महिलाओं का मार्ग कठिन जरूर है लेकिन हम ठान ले, अपने मन में अड़िग रहे तो हम आगे बढ़ सकते हैं।
तो हमारे देश की ऐसी महान प्रेरणा मूर्ति सुधा मूर्ति जी के जीवन का जो हमने परिचय पा लिया, अब आपको भी, मैं सभी लड़कियों से भी, महिलाओं से भी विनती करती हूँ कि सुधा मूर्ति जी के जीवन से प्रेरणा लेकर वो अपने जीवन में आगे बढ़े। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हमने सुधा मूर्ति पाठ बहुत अच्छी तरह से पढ़ा। आपको उसका स्वाध्याय अच्छी तरह से लिखना है और मुझे बताना है। नमस्कार।